नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम विराम चिन्ह के ऊपर चर्चा कर रहे थे। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? विराम चिन्ह। और विराम चिन्हों में देखें तो हमने पूर्ण विराम के बारे में चर्चा कर ली थी, और अर्ध विराम के बारे में चर्चा कर ली थी, और अल्प विराम के बारे में चर्चा कर ली थी। अगर पूर्ण रूप से रुकना हो और वहाँ पर इस सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। और अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम का आधा रुकना हो तो वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और अर्धविराम का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। और जहां थोड़ा बहुत रोकना हो या अर्धविराम से थोड़ा कम रुकना हो, वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था प्रश्नवाचक। कौन सा देखा था? प्रश्नवाचक चिन्ह देखा था। प्रश्नवाचक पढ़ा दिया था ना, ठीक है। और उसके बाद में विस्मयादिबोधक पढ़ा दिया था? नहीं पढ़ाया था। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, विस्मयादिबोधक या संबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह या संबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक या संबोधक चिन्ह। अब देखिएगा, जिन्होंने कारक टॉपिक पढ़ रखा है और जिन्होंने अव्यय टॉपिक पढ़ रखा है, अव्यय में विस्मयादिबोधक पढ़ रखा है, उनको तो इस चिन्ह को लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो कोशिश करना भाई हमने यहाँ पर क्यों लगाया है। तो सबने हेडिंग डाल ली, विस्मयादिबोधक या संबोधन चिन्ह। चित्र लिया कि इसका इसका हम आज से बना देते हैं। ऐसे करके ही है ना, ये इसका चित्र है। कभी कभी तो वाक्य के शुरुआत में जैसे अरे यहां पर ही आ जाता है, कभी हे ईश्वर यहां पर आता है, और कभी कभी जैसे वाक्य शुरू हो रहा है वो लास्ट में आता है। कहाँ आता है? ये लास्ट में आता है। आता है ना कई बार लास्ट में। तो ये वाक्य के शुरुआत में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है चिन्ह। तो सबसे पहले लिखो आप, वाक्य के कई बार ये भी आता है जब किसी विस्मय आश्चर्य का बोध कराता है, तो लिखिएगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि सर ये या तो विस्मयादिबोधक अव्यय के तुरंत बाद आएगा या फिर संबोधन के बाद में आएगा। और ये ज्यादातर शुरुआत में आते हैं। नहीं, ऐसा होता है 99% ये शुरुआत में आते हैं, लेकिन कभी कभी वाक्य के अंत में भी आते हैं। ये नहीं कि वाक्य के अंत में। और मैंने आपको ये भी लिखाया है तो वाक्य के अंत में आता है वैसे तो पूर्ण विराम क्या आता है, लेकिन वाक्य अपवाद स्वरूप विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आता है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। आता कि नहीं आता? मैंने अपवाद लिखाया होगा, नोट डाल के लिखे आप लोग। संबोधन, विस्मयादिबोधक चिन्ह में लिखो संबोधन, हर्ष, विस्मय, घृणा, भय, व्यंग्य इत्यादि की सूचना देने वाले। इनके अलावा और भी हो सकता है ना, इत्यादि की सूचना देने वाले वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का? विस्मयादिबोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह। कब इसको संबोधन चिन्ह कहते हैं, कब इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं? दोनों की स्थिति अलग अलग होती है। दोनों की स्थिति अलग अलग कैसे? अगर संबोधन कारक के बाद में अगर इस चिन्ह को लगाते हैं हम तो क्या बोलते हैं इसको? संबोधन चिन्ह। और अव्यय टॉपिक में अगर इसको लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या बोलते हैं इसको? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो देखो ये आपको 3 जगह चिन्ह मिलेगा। 3 जगह कहां कहां पर? एक तो मिलेगा कारक टॉपिक में, एक मिलेगा अव्यय टॉपिक में, विस्मयादिबोधक अव्यय में, और एक विराम चिन्हों में। 3 जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो 3 टॉपिक में इसका रोल है। हाँ। एक उदाहरण लिखो इसका, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब बताओ, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा ना, पूर्ण विराम आएगा, लेकिन शुरुआत में ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। ये विस्मयादिबोधक अव्यय के तुरंत बाद आया है। देख लिया? अब देखो, ये तो हो गया विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलेंगे यहां पर, तो क्या बोलेंगे इसको हम? अब संबोधन चिन्ह का बोलेंगे, हे ईश्वर इन बच्चों को माफ करना।
नादान है, माफ करना। ईश्वर को पुकारा जा रहा है ना, तो ईश्वर के बाद में ये आ रहा है, संजय शब्द के अंत में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये संबोधन चिन्ह कहलाएगा। यहाँ कौन सा चिन्ह कहलाएगा? ये संबोधन चिन्ह, ध्यान रखना। तो वैसे तो संबोधन बोलो चाहे विस्मयादिबोधक बोलो, बात एक ही यहाँ पर, तो क्योंकि हम चिन्ह ही तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ टॉपिक अलग अलग थोड़ी कर रहे हैं हम। अब देखो विद्यार्थियों, एक वाक्य ऐसा है कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, और लास्ट में क्या आएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया लास्ट में। तुम्हारा कल्याण हो, लास्ट में जो चिन्ह आएगा ये आएगा, किसमें? हाँ, लिखो, ही छी कितनी गंदगी है, ही छी कितनी गंदगी है, लास्ट में तो फुल स्टॉप लगाना, और छी छी के बाद में वो लगाना विसर्ग, और फिर क्या लगाओगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिख लिया? लिखो, अरे आप आ गए, अरे के बाद में चिन्ह लगाना, अरे आप आ गए, लास्ट फुल स्टॉप। लिख लिया? लिखो, कभी कभी, पहचान लिखो, अगली पहचान, कभी कभी ये चिन्ह वाक्य के अंत में भी लगाया जाता है ना, कभी कभी ये चिन्ह वाक्य के अंत में भी लगाया जाता है, कभी कभी ये चिन्ह वाक्य के अंत में भी लगाया जाता है, जबकि प्राय ये चिन्ह वाक्य की शुरुआत में आता है। मतलब उल्टा लिखाना तो उल्टा कर दिया मैंने, है ना, मतलब ज्यादातर तो ये वाक्य की शुरुआत में आता है, लेकिन कभी कभी वाक्य के अंत में भी आता है। तो वाक्य की शुरुआत में लिख दिया ना मैंने, देखो ये वाक्य की शुरुआत में ही है कि नहीं बताओ? और इस वाले में कहाँ है? वाक्य के अंत में। एक वाक्य और लिख लो आप, मैं जानता हूं कि तुम कितने ईमानदार हो, मैं जानता हूं कि तुम कितने ईमानदार हो के बाद में चिन्ह लगाना, मैं जानता हूं कि तुम कितने ईमानदार हो। लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, एक चिन्ह है, इसका नाम क्या है? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम कितने ईमानदार हो, उसमें लास्ट में आएगा। देखो, एक तो उद्धरण चिन्ह, और एक इसी को दूसरा क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह। तो अगला चिन्ह का नाम लिखो, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण में द के नीचे ध आएगा, उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या मिलता है? अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। अब देखो विद्यार्थियों, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह दो टाइप के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा तो ऐसा होता है, देखो जैसे मैं इस यहां पर लगा के बता रहा हूं, वैसे यहां नहीं लगेगा, पर वैसे लगा के बता रहा हूं। देखो ये से लगाते नहीं, यहां पर छर नो, छोटे छोटे छोटा छर छोटा न, ये तो होता है इकहरा। और ये हो जाता है दोहरा। कैसा हो जाता है? दोहरा। तो ये पूरे कथन के जब पूरा कथन के बारे में लिखना होता है, जैसे गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, तो करो या मरो को के बीच में जो लगाया, इस प्रकार से जो चिन्ह लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर किसी की पुस्तक के बारे में लिखना होता है, कि जैसे कामायनी प्रसाद जी की रचना है, तो कामायनी को हम जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करते हैं, तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा ध्यान रखना है। लिख लिया आप लोगों ने? उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह लिखिएगा, ये दो प्रकार का होता है।
और इंग्लिश में इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं ना। ये दो प्रकार का होता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण को क्या बोलते हैं? अवतरण चिन्ह। और दोहरा या दोहरा दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोहरा दोहरा शुद्ध दोहरा, लेकिन ज्यादातर हम क्या लिखते हैं? दोहरा। दो गुना होता है, दो गुना होता है, तो इसी प्रकार दोहरा होता है। उद्धरण या अवतरण। दोपहर होता है कि दोपहर होता है? तो बताओ शुद्ध कौन सा है? दोहरा। पहला लिखो इकहरा उद्धरण चिन्ह, अब वो आपकी इच्छा है। ऐसे लिखो इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना। कब इसका प्रयोग करते हैं? इकहरा का। इकहरा का कब करते हैं? दोहरा का कब करते हैं? वो लिख लीजिए आप। देखो, जब किसी कवि का उपनाम लिखना हो तो उपनाम को सिंगल यूनाइटेड कोमा में बंद करते हैं, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, कवि के उपनाम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से का? इकहरा सिंगल इन्वर्टेड कोमा का। कवि का क्या लिखना हो? उपनाम लिखना हो, कवि का उपनाम लिखना हो तो इस इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण लिखो, सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला भी कहते हैं। अब देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा निराला, समझ जाओगे ना? ये तो हो गया, कवि का कोई उपनाम लिखना है तो भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है, यानी कि इकहरा अवतरण चिन्ह या इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। समझ गए यहां तक? दूसरी पहचान लिखो इसकी, इकहरा की। किसी लेखक की रचना में भी प्रयोग किया जाता है। किसी लेखक की रचना में, किसी लेखक की रचना में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे प्रसाद जी की रचना का नाम क्या है? कामायनी। जैसे जयशंकर प्रसाद ने ने कामायनी, इसे छोटा सा अक्षर छोटा सा नो लिखना है ना, सिंगल यूनाइटेड कॉम बनाना है, मतलब कामायनी की रचना की रचना, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, तो कामायनी को हमने किस में बंद किया? इन्वर्टेड कॉमा में। और कौन सा इन्वर्टेड कॉमा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। हिंदी में क्या बोलेंगे? अवतरण चिन्ह। क्या बोलेंगे? अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह दो टाइप के होते हैं, इकहरा और दोहरा। तो ये इकहरा है, खैर नो लिखा है, और दोहरा में 66 और 99 लिखेंगे हम। तो किसी लेखक की कोई रचना को बंद करना हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं ना। लिखो, और पहचान लिखो, तीसरी पहचान लिखो। वाक्य में जब किसी शब्द पर बल दिया जाता हो, वाक्य में जब किसी शब्द पर बल दिया जाता हो, वाक्य में जब किसी शब्द पर बल दिया जाता हो
तब भी इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण लिखो, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है बताओ? योग दर्शन, दर्शक नहीं दर्शन है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। अब बताओ, पतंजलि पर हमने बल देने के लिए किसका प्रयोग कर दिया? इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो अभी तक कौन कौन सी पहचान लिखी? कवि का उपनाम लिखना हो तो हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। किसी लेखक की रचना के बारे में उसको इंडिकेट करना हो तो भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। और वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, किसी शब्द पर यदि बल देना हो, शब्द पर बल देना हो तो भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। अब आप ये मत समझो सर बल तो ही निपात, सॉरी, जो निपात का प्रयोग करने से भी वाक्य में जो शब्द होते हैं उनके ऊपर बल दिया जाता है, लेकिन वो टॉपिक अलग है भाई, है कि नहीं? ये पुस्तक केवल 5 रुपए की है, तो 5 रुपए पर बल देने के लिए किसका प्रयोग किया? केवल का प्रयोग किया। वो अलग मैटर है, वो अलग टॉपिक है। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? चिन्ह पढ़ रहे हैं कि इनकी जगह पर कोई सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह का मतलब ही क्या है? तो कोई सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करना, कोई शब्द थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर। देखो, आपने भाषा के बारे में सुना होगा, भाषा कई प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा होती है ना। सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सांकेतिक है या लिखित या मौखिक? सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है, ध्यान रखना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है वो कैसी है? वो सांकेतिक है, उसको हम पढ़ नहीं पाए आज तक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि की नॉलेज थी, वो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन उनकी लिपि को आज के जो विद्वान हैं वो नहीं पढ़ पाए। चलो, वाक्य के किसी शब्द पर बल देना हो तो भी इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखो अगली पहचान, वाक्य के बीच में कोई विदेशी भाषा का, वाक्य के बीच में कोई विदेशी भाषा का शब्द आने पर भी इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विदेशी भाषा के आने पर भी इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया? चलो एक उदाहरण देता हूं इसका। एक उदाहरण लिखो आप इसका। उसका उत्तीर्ण होना, उसका उत्तीर्ण होना डाउट फुल है। क्या है उसका उत्तीर्ण होना? डाउटफुल है, कहीं तो गड़बड़ है, मतलब पास हुआ तो। उसका उत्तीर्ण होना डाउटफुल है। तो विद्यार्थी देखो, विदेशी भाषा का शब्द आ गया ना, डाउटफुल है, अंग्रेजी भाषा का शब्द आ गया, तो इसके बीच फिर किसका प्रयोग किया? सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया, ध्यान रखना। कर दिया ना सिंगल इन्वर्टेड। यहाँ भी, यहाँ क्यों किया सिंगल इन्वर्टेड कोमा का? क्योंकि हमें पतंजलि शब्द पर बल देना था। यहाँ क्यों किया? क्योंकि शंकर प्रसाद जो है उनकी रचना, उसका नाम है, रचना का जब भी नाम आ जाता है तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। और यहाँ पर निराला के क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कवि का उपनाम आया, इसलिए। ठीक है ना? चारों पहचान होगी इसकी। ये हो गया इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। अब लिखो आप दूसरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। थोड़ा हर
चिन्ह के बाद में 1-2 लाइन छोड़ दिया करो, आने वाले समय में आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लोगे ना, इसलिए खुद भी नोट्स बनाया करो, पूरे सर के भरोसे मत रहा करो, सर ही जुड़ाएंगे अगली बार। लिख लिया? लिखो, इसमें पहचान लिखो। किसी कवि, कॉमा, लेखक या विचारक या विचारक के कथन को जब ज्यों का त्यों उद्धृत, ब्रैकेट में लिखा जाता हो, उद्धृत किया जाता हो, ब्रैकेट में लिखा जाता हो, है? उद्धृत कैसे लिखते हैं? उद्धृत किया जाता हो, ब्रैकेट में लिखा जाता हो, उस समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उस समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इकारा में तो देखो, इकारा में तो क्या करते हैं हम, केवल 6 और 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 6 और 9 लिखते हैं, छोटा सा अक्षर छोटा सा 9 लिखते हैं उस शब्द के ऊपर की तरफ, और शब्द के ऊपर की तरफ ही आएंगे, लेकिन एक तरफ तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड में तो 66 की तरह आएगा, और एक तरफ क्या आएगा, 99, छोटे छोटे आ जाएंगे। जैसे उदाहरण लिखो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कॉमा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कहा था, कॉमा लगाना पहले, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कॉमा लगा दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू करना। चलो मैं लिखता हूँ, एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ लिखो, यहीं लिख देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू कर देते हैं ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस पूरे वाक्य को लिख लो, ऐसा कैसा इसका कथन को, और फिर लास्ट में किससे बंद कर दो, 99 से बंद कर दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इधर से शुरू हो जाएगा और उधर से एंड हो जाएगा उसका, और फिर लास्ट में जाके फुल स्टॉप लगा दो। लिखो, महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू, ऊपर की तरफ लिखते हैं इसको, है ना, कहा, करो या मरो। लिखो, डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर, अब इस डॉक्टर में भी आप वो लागू चिन्ह का प्रयोग कर सकते थे, डॉक्टर साहब ने कहा था, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू करो, यदि परहेज नहीं करोगे, यदि परहेज परहेज नहीं करोगे तो बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। लिख लिया विद्यार्थियों? ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, कंप्लीट हो गया ना।
आगे समझ में? ओके, अगला लिखो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसको हाइफन साइन भी कहते हैं, HYPHEN, हाइफन साइन। और देखो समझने का तरीका है, जिसे माता पिता के बीच में लगाते हैं ना, वो उसको कहते हैं योजक चिन्ह। और फिर इसकी पहचान लिखा देता हूं मैं। योजक चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह को पढ़ेंगे हम। लिखो सहचर शब्दों में, पहचान लिखो, पहचान लिखो। ऋतु शब्दों में, ब्रैकेट में, सहचर शब्दों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया? लिखिएगा, इस चिन्ह के द्वारा दो शब्दों को जोड़ा जाता है। इस चिन्ह के द्वारा दो शब्दों को जोड़ा जाता है। लिखो, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्मक शब्दों में, युग्मक शब्दों के मध्य, युग्मक शब्दों के मध्य अथवा किसी शब्द को किसी शब्द को दोहराने या पुनरावृत्ति की स्थिति में किया जाता है। किसी शब्द को दोहराने या पुनरावृत्ति के रूप में किया जाता है। देखो, एक ही शब्द को दो बार बोला जाता है तो कई बार इसका प्रयोग करते हैं, इसका, है ना, या युग्मक शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं, या जो सहचर शब्द होते हैं जो साथ में चलते हैं, उन शब्दों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये एक प्रकार से जोड़ने का काम करता है। और इसके उदाहरण ज़्यादातर आपको मिलेंगे द्वंद्व समास में। किस में मिलेंगे? द्वंद्व समास में। हालांकि दूसरी जगह भी चले जाते हैं, तो केवल द्वंद्व समास लिखाना न्यायोचित नहीं रहेगा। उदाहरण लिखो, रात दिन, दोनों के बीच में लगाना ना, रात दिन। पांच पांच विद्यार्थी आ जाओ, पांच पांच। तो दोहरा दिया ना हमने एक शब्द को, पांच पांच। लिख लिया? जय पराजय, जय पराजय। देखो ये सारे समास में आते हैं, सामासिक पद कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? तो इसमें सामासिक पद आते हैं। अब मैं केवल द्वंद्व समास लिखा हूं तो वो सही नहीं रहेगा। पहचान में आप एक और लिख सकते हो, इसमें सामासिक पद प्रयुक्त होते हैं। कौन से होते हैं? सामासिक पद। लिखो राष्ट्र भक्ति, इनके बीच में लगा लो ये चिन्ह, राष्ट्र भक्ति। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, जो तुलनात्मक शब्द होते हैं ना, वहां भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिखो, तुलनात्मक शब्दों
में ता सी थे के पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण लिखो, कमल से पैर, कमल, फिर सुनना ऐसे लिखना, मैं लिखाता हूं, देखो एक तो हम ऐसे लिखते हैं कमल से पैर, तो इसमें क्या आएगा, से पहले क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। कमल से पैर, चांद सा मुख, चांद सा मुख, सा से पहले आएगा, आ गया ना। लिखो सुख दुख, दोनों के बीच में योजक चिन्ह आएगा, सुख दुख। लिखो पतली सी, पतली सी, कहाँ आएगा चिन्ह बताओ, सी से पहले। लिखो पीला सा, पीला के बाद में और सा से पहले आएगा ना। लिखो दौड़ते दौड़ते, कई बार बोलते हैं ना, सीता दौड़ते दौड़ते थक गई, है ना, तो दौड़ते दौड़ते के बीच में चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हाँ, दौड़ते दौड़ते, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही, खेलते खेलते, भागते भागते, पढ़ते पढ़ते, कोई सा भी शब्द आ सकता है ना। पाप पुण्य, पाप पुण्य सामासिक पद है, लिख लिया। लिखो सफलता पाने के लिए, एक वाक्य लिखो, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, दिन रात एक करना या करनी पड़ती है। तो दिन और रात के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हाँ, अब हर्ष कल कह रहा था सर योजक चिन्ह लगाओ चाहे निर्देशक चिन्ह लगाओ, बात तो एक ही है। देखो ये तो हो गया योजक चिन्ह, ये थोड़ा छोटा होता है ना, और इससे थोड़ा बड़ा होता है। ये क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। जैसे मेरी बात सुनो, कई बार संवाद चलते हैं, जैसे एक महाराजा बोल रहा सेवक से, महाराजा ने कहा कि भाई ये काम करो, फिर सेवक ने कहा जी महाराज, फिर महाराज पूछेगा क्या हुआ, फिर वापस वो पूछता, आपस में संवाद चलता है ना। तो जैसे महाराज के तुरंत बाद में जो चिन्ह लगाते हैं वो कौन सा आता है, ये निर्देशक चिन्ह आता है, ध्यान रखना। तो लिखिएगा आप, अगला चिन्ह का नाम लिखो, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं डैश, क्या बोलते हैं, डैश। अब आप योजक चिन्ह को डैश बोलते हो, वो गलत है। योजक चिन्ह क्या होता है, हाइपन साइन होता है, क्या होता है, हाइपन साइन होता है, और ये डैश होता है। निर्देशक चिन्ह को क्या बोलते हैं, डैश। ये ब्रैकेट तो कैसा भी ले सकता हूं मैं, मतलब जो योजक चिन्ह होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ना, चिन्ह बना लो, योजक चिन्ह की बात ही होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा। लिखो वार्तालाप, संवाद होता ना, वार्तालाप संबंधी लेख में, वार्तालाप संबंधी लेख में वक्ता के नाम के आगे, वक्ता मतलब होता है बोलना वाला या कर्ता, वक्ता के नाम के आगे लिख लिया, और नाम के आगे, और जहां उदाहरण देना हो, जहां उदाहरण देना हो वहां पर यथा
या जैसे शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जब भी हम कोई उदाहरण लिख रहे हैं तो हम जबरदस्ती यूं उदाहरण लिखकर यूं लिखकर यूं लिख रहे हैं। ऐसे लिख रहे हो तुम? क्या लिखना चाहिए हमें? ये बनाना चाहिए, ये मतलब हाँ, ये वाला चिन्ह बनाना चाहिए। समझ गए? यथा लिखते हैं, जैसे लिखते हैं तो उसके बाद में ये चिन्ह आता है। ठीक है? या वक्ता का नाम, संवाद चलता है तो वक्ता का जो नाम होता है तो भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब लिखो जैसे, उदाहरण लिखो, उदाहरण। अब उदाहरण के बाद में हमेशा कौन सा चिन्ह लगाना है आपको? ये निर्देशक चिन्ह लगाना है। जैसे में लिखो, देखो एक महाराज राजा और एक द्वारपाल के बीच में वार्तालाप हो रही है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। और उस संवाद में सबसे पहले महाराजा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? महाराजा। तो महाराजा के नाम के आगे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अब देखो महाराजा ने क्या कहा, द्वारपाल जाओ। क्या कहा? द्वारपाल। अब देखो आज्ञा दी जा रही है। और ये कुछ शब्द है ना, उसमें भी आते हैं, विस्मयादि बोधक में भी आते हैं। द्वारपाल जाओ। या फिर ऐसा भी आ सकता था इसकी जगह पे, द्वारपाल कोमा भी आ सकता था ना, जाओ, द्वारपाल जाओ। लिख लिया? अब देखो द्वारपाल जी क्या बोल रहे हैं। अब द्वारपाल के तुरंत बाद में आएगा कि नहीं आएगा चिन्ह? जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा स्वामी, और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर वापस महाराजा बोलेगा, फिर वापस द्वारपाल बोलेगा। ये को और भी इन पे वार्तालाप चल सकती है, पति पत्नी की भी चल सकती है। हाँ? क्यों? चला गया लेकिन जो आज्ञा स्वामी, लेकिन फिर भी खड़ा तो फिर वो कहलेगा अभी तक आप गए नहीं। कहेगा नहीं कि वापस नहीं बोलेगा क्या? फिर वो वापस कह देगा इसलिए नहीं गया क्योंकि महारानी खड़ी सामने। हाँ। देखो विद्यार्थियों, लाइब्रेरी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लाइब्रेरी के इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर मैं लाइब्रेरी नहीं चलाता ना तो किसी को लाइब्रेरी नहीं चलाने देता। इतने नेगेटिव पॉइंट होते हैं लाइब्रेरी के। पर अब क्या करूं, मैं खुद लाइब्रेरी चलाता हूं, इसलिए उन पॉइंट्स को दबा रखा है मैंने। और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। चलो लिखो, लिखो किसी प्रकार की पहचान में लिखना, किसी प्रकार की सूची के पहले भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सूची होती है ना, लिस्ट के पहले भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी लिस्ट तैयार करनी है तो उस लिस्ट तैयार करने से पहले भी इस निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखो, उदाहरण लिखो, प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में पास होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित है या निम्नलिखित है। पहले है लिखना, निम्नलिखित है, फिर ये चिन्ह आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और फिर नाम लिख लो उनके एक दो के, राम, श्याम, कोमा लगाते रहना सब, क्या ना, राम, श्याम, गीता, सीता, डॉट डॉट कर दो। और भी हो सकते हैं बहुत सारे। ऐसी पूरी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं हम। लिखो,
अगली पहचान लिखो। कहना, लिखना, बोलना, कहना, लिखना, बोलना, बताना। इन शब्दों के बीच में कॉमा लगाना, सबके बीच में। कहना, लिखना, बोलना, बताना। शब्दों के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जैसे, देखो, तुलसीदास जी ने कहा। किसने? तुलसीदास जी ने कहा है। फिर चिन्ह लगाओ। फिर मतलब जो भी उसने बात बोली उसके बारे में आ सकता है, मतलब क्या क्या कहा, जो भी है ना, मतलब उसका एक बहुत बड़ा भाग के बारे में लिखना हो, तुलसीदास जी ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी है उन सबको लिखना हो, तो भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और लिखो विद्यार्थियों, संवाद वाला तो हो गया ना, बस बहुत है। अगला लिखो कोष्टक। आ गया कोष्टक, ये आ गया, ये कोष्टक। कोष्टक चिन्ह, कौन सा चिन्ह? कोष्टक चिन्ह। अब छोटार, मंजलार, बडार, ये सब सब टाइप के कोष्टक है ना। कोष्टक लिख लिया, कोष्टक आपने। अब देखो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, बोलो। कोष्टक का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? अर्थ स्पष्ट करने के लिए। और जैसे रेखांकित कर दो हाईलाइट करने के लिए। हाँ, चलो पहचान लिखो। पहचान लिखना, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया? अब कम से कम एक को तो सीख जाना। उदाहरण, उदाहरण लिखो। अब निर्देशक चिन्ह लगेगा नहीं लगेगा, उदाहरण बताओ। हाँ, उदाहरण लिखना, और उदाहरण लिखते हुए वाक्य लिखो। आपकी सामर्थ्य आपकी सामर्थ्य ब्रैकेट में शक्ति को मैं जानता हूं। फुल स्टॉप। तो देखो, इस सामर्थ्य शब्द को, इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में क्या लिखा है भाई? शक्ति लिखा है। समझ गए? अगला, अगली पहचान लिखो। एक पहचान होगी कोष्टक लगाने की, एक पहचान। दूसरी पहचान लिखो, नाटक होते हैं नाटक, लिखो नाटकों में अभिनय को स्पष्ट करने हेतु, नाटकों में अभिनय को स्पष्ट करने हेतु
पात्रों की, नाटक के पात्र होते हैं ना, पात्रों की क्रियाओं एवं मनोभाव का स्पष्टीकरण भी का स्पष्टीकरण भी कोष्ठक के अंतर्गत किया जाता है। कोष्ठक के अंतर्गत किया जाता है। जैसे लिखो, जैसे लिखो, अभिमन्यु ब्रैकेट शुरू, आगे बढ़कर ब्रैकेट बंद, यदि वीर हो तो, यदि वीर हो तो एक एक योजक चिन्ह आएगा यहां पर, एक एक करके मेरे साथ युद्ध करो, एक एक करके मेरे साथ युद्ध करो, फुल स्टॉप। तो देखो, अभिमन्यु कहता है यदि आप वीर हो तो मेरे साथ क्या करो, आप एक एक करके युद्ध करो। अब अभिमन्यु की जो मनोभाव है, उसकी जो दशा है, उसको दर्शाया, मतलब अभिमन्यु आगे बढ़कर क्या कर कर, आगे बढ़कर। तो इसके बारे में तो बताया इसमें। देखो आपने सेकंड पहचान में क्या लिखा है, हाँ तो पात्र, एक अभिमन्यु पात्र है, ध्यान रखना। तो उस पात्र की जो क्रिया है उसको कैसे दर्शाया गया है कि आगे बढ़कर कह रहा है वो। एक और पहचान लिखो, दो पहचान होगी, दो कौन कौन सी लिखी है आपने, कि कोई अर्थ स्पष्ट करना हो और नाटकों में अभिनय की क्रियाओं को दर्शाना हो तो भी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। लिखो, विषय कोमा विभाग सूचक अंकों अथवा विषय कोमा विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण लिखो, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, हैवी लिख लूँ क्या, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन से होते हैं तीन? तो जैसे एक एक नंबर लिखते हैं हम, व्यक्तिवाचक, कोष्ठक का प्रयोग किया कि नहीं किया, जातिवाचक, और तीसरा भाववाचक। तो कुल मिला के हम कोष्ठक ही तो पढ़ रहे हैं। बताओ तीसरी पहचान क्या लिखी है आपने, बोलो पहले पहचान बोलो। विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा भाई संज्ञा के तीन भेद होते हैं, और जो अंक लिखा है 1 2 3, इनको हमने किस में लिखा, बोलो कोष्ठक में लिखा ना। तो कोष्ठक का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, और लिखो। पारिभाषिक शब्दों के पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द को कोष्ठक में लिखा जाता है, को भी कोष्ठक में लिखा जाता है।
उदाहरण लिखो। लिखो। आवेदन पत्र, वाक्य मतलब उदाहरण लिखिएगा आप। आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि में, आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि में 4 दिन की, 4 दिन की छूट, 4 दिन की छूट ब्रैकेट में रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स दी गई है। तो छूट का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ अंग्रेजी में? रिलैक्स। पर्यायवाची शब्द उनको कहते हैं समानार्थी शब्दों को। किसको बोलते हैं? समानार्थी शब्दों को कहते हैं, जिनके समान अर्थ होते हैं। समझ गए? तो यहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं? कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण लिखो, अन्य उदाहरण लिख लो। यहां चारों वेदों, यहां चारों, वो लगाना बिंदु बहन जी, चारों वेदों, यहां पे बिंदु लगाओ, वेदों ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद की महत्ता बताई गई है। हाँ तो लिखो ना, तो खुद ही लिखो ना। यहां पर चारों वेदों, चारों वेदों के नाम लिख लो भाई ब्रैकेट में। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और की महत्ता बताई गई है। तो देखो, इस वेदों शब्द को स्पष्ट करने के लिए 4 शब्द लिखे आपने, कोष्टक में लिखे हैं। वो 4 वेदों की महत्ता बताई गई है। लिख लिया? अब देखिएगा, हम सामान्यतः क्या करते हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं और कोई चीज छूट जाती है, हमसे माना कि यहां पर कुछ लिखना था। जैसे माना कि मैं यहाँ लिख रहा था, यहाँ 4 वेदों की महत्ता बताई गई है, तो यहाँ मैं पर छोड़ गया। क्या क्या भूल गया? पर। तो हम कैसे लिखते हैं? यूं तीर का निशान लगा के पर लिख देते हैं, कभी ऐसे तीर का निशान लगा के यहाँ पर लिख देते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते? कभी यूं करके यहाँ पर लिख देते हैं, लिखते हैं ना ऐसे, जो कि गलत है। ये तरीके क्या अपने पूर्णतः गलत है। जैसे मेरी बात सुनो, राम कल विद्यालय नहीं गया था या गया था, ठीक है। अब मैं अगला वाक्य लिख रहा हूं, राम विद्यालय गया था। वैसे तो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य लिखा जा सकता है, लेकिन हमें यहां पर एक चीज लिखनी थी, कल। क्या भूल गए हम यहां पर? कल भूल गए। अब कल को लिखने का तरीका बताता हूं आपको, कि यहां पर एक ऐसा चिन्ह बना दो। क्या बना दो? ऐसा चिन्ह बना दो, और यहां लिखो कल। मतलब ये जो त्रुटि पद चिन्ह होता है, अंश पद चिन्ह को जिसको कहते हैं, तो हमेशा ये लगता तो नीचे की तरफ है, और जो जो छूटा हमसे, जो शब्द छूटा है, उसको इस वाक्य के ऊपर लिखते हैं, ध्यान रखना। तो इसका जो अगला जो चिन्ह आएगा, वो कौन सा आएगा अपना? कटेगी, ये रहा, अंश पद या त्रुटि बोधक या स्मरण चिन्ह। अगला चिन्ह लिखो, अंश पद चिन्ह बोल सकते हैं इसको, त्रुटि बोधक बोल सकते हैं, विस्मरण, विस्मरण चिन्ह। हमें बाद में याद आया वो शब्द कि यहाँ पे कुछ लिखना था। जैसे कल मैं, राम, श्याम, सीता, गीता घूमने गए थे, अब एक को भूल गया, पूजा को बीच में ही, तो पूजा का जो नाम ऐड करना था, उसकी जगह पे क्या करें, ऐसा नीचे की तरफ ये बना के, इसमें देखो ये बना भी रखा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आता है चिन्ह ना। पहले तो चिन्ह बना लो आप, और ये, अब जैसे आप कोई लाइन में लिखते हो, माना कि पूरी लाइन आपकी, ये पूरी लाइन में लिखना चाहते हो आप, ये लाइन है, तो इसमें नीचे की तरफ लगेगा ये, है ना। ये चिन्ह बना लो, इसका कैसा होता है, लिख दिया। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड,
क्या बोलेंगे? साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड। लिखो, जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द, जब किसी वाक्य ऑब्लिक वाक्यांश में कोई शब्द ऑब्लिक अक्षर, शब्द ऑब्लिक अक्षर लिखते समय छूट जाता है, लिखते समय छूट जाता है, तो उस छूटे हुए वाक्य ऑब्लिक वाक्यांश, तो उस छूटे हुए वाक्य ऑब्लिक वाक्यांश के नीचे की ओर, के नीचे की ओर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ऊपर की ओर उस छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं ना, उस छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं, उस छूटे हुए शब्द ऑब्लिक अक्षर को लिख देते हैं। उदाहरण लिखो, लिखो, तुम खून दो। क्या दो? अरे लिखा कि नहीं यार, है? पेन नहीं चल रहा। तुम खून दो, कोमा, मैं तुम्हें दो निकाल के, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बताओ क्या आना चाहिए था यहाँ पे? मुझे को भूल गए? तो मुझे को कहाँ पे भूले हो? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे कहाँ जोड़ना है? तुम के बाद जोड़ना है। तो तुम के बाद में जोड़ना है, तो यहाँ पे इस वाक्य के नीचे की तरफ क्या कर दो? ये चिन्ह लगा दो। और ये चिन्ह कौन सा है? अंशपद, विस्मरण चिन्ह या फिर त्रुटि बोधक चिन्ह है, ध्यान रखना। और तुम मुझे, मुझे लिखना है यहाँ पर। तो कोशिश करना आज के बाद में जहां पर भी आप कुछ छोड़ देते हो तो इस प्रकार लिखना है इसको। लिख लिया? मुझे परामर्श करना है। देखो, मुझे परामर्श करना है, मुझे परामर्श करना है। तो यहां पर ऐसा आ सकता था, मुझे आपसे परामर्श करना है। यहाँ चिन्ह लगा दूं, यहाँ क्या लिख दूं? आपसे। देखो, मुझे आपसे परामर्श करना है। लिख लिया विद्यार्थियों? अब देखो, हम किसी वाक्य में इसको रेखांकित कर सकते हैं, 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 किसी को भी रेखांकित कर सकते हैं। उसको बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। क्या बोलते हैं? रेखांकन चिन्ह। तो अगला चिन्ह लिखो विद्यार्थियों आप। कटा रहे इसमें आए क्या रेखांकन चिन्ह? ये रहा। ये थोड़ा बड़ा होता है ना? हाँ, नीचे की तरफ लगता है रेखांकन चिन्ह। कई बार बोलते हैं ना इसको रेखांकित कर लो, मतलब इसका मतलब वो इंपोर्टेंट होता है। अंडरलाइन लिखो, किसी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, और शब्द को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। शब्द ऑब्लिक पद, कॉमा, वाक्य
को इस चिन्ह के द्वारा ही रेखांकित किया जाता है। लिखो, उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखिएगा। देखो, रमेश परसों जयपुर जाएगा। रमेश परसों जयपुर जाएगा। रमेश परसों जयपुर जाएगा। परसों को रेखांकित करो। हो गया ना, मतलब एक प्रकार से ये डे फिक्स हो गया, भाई परसों जाएगा वो। और लिखो, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ करती है। अब कामायनी को तो देखो आपको रेखांकित करनी, उसमें सिंगल यूनाइटेड कोमा बंद करना ही पड़ेगा। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ करती है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब आप इसको सर्वश्रेष्ठ को रेखांकित कर सकते हैं, या फिर कामायनी को रेखांकित कर सकते हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद को रेखांकित कर सकते हैं। किसी को भी, शब्द को, एक से अधिक शब्दों को भी रेखांकित कर सकते हैं। समझ गए? ये हो गया। एक लाघव चिन्ह बच गया ना, लिखो, लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह भी बोलते हैं इसको। एब्रीविएशन, लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह, एब्रीविएशन। कोई बात नहीं, आप तो वैसे समझ लेना। डॉक्टर को शॉर्ट में यू करके लिखते हैं ना, ये वाला, जवाहरलाल नेहरू वाला, जवाहरलाल नेहरू, ये जो लगाया ना हमने, इसको बोलते हैं। इसका चिन्ह तो बना लो ना, किस प्रकार का चिन्ह होता है इसका? छोटा जीरो, छोटा सा जीरो नीचे की तरफ लगता है ना। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह लिखो विद्यार्थियों। दूसरा नाम क्या है इसका? संक्षेप चिन्ह। लिखो, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप। लिखो, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, एक शब्द है डॉक्टर। कौन सा शब्द है? डॉक्टर। अब ये डॉक्टर शब्द काफी प्रसिद्ध शब्द है। प्रसिद्ध शब्द है कि नहीं है? अब डॉक्टर शब्द, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, तो भी हम डॉक्टर ही समझेंगे इसको। क्या समझेंगे? जिस जवाहरलाल नेहरू को लिख दिया हमने, शॉर्ट में लिख दिया। एक बीए लिख दिया, जैसे बीए लिखा, एमए लिख दिया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब हम यही समझेंगे और दूसरा नहीं समझेंगे। तो जब कोई ज्यादा प्रसिद्ध शब्द होता है ना, और उसको बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो बार बार पूरा बड़ा शब्द नहीं लिखकर उसको शॉर्ट कर देते हैं, उसके लिए यूज होता है। अब बार बार आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखोगे तो फिर वो भाषा थोड़ी बोझिल लगने लग जाती है। अगर उसमें आप इन चिन्हों का प्रयोग करोगे ना, तो वो भाषा बहुत सरल और सुबोध लगने लग जाती है। लिखिएगा, जो शब्द काफी प्रसिद्ध होते हैं, जो शब्द काफी प्रसिद्ध होते हैं और उन्हें बार बार लिखने की आवश्यकता होती है, और उन्हें बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में उन शब्दों का पहला अक्षर लिखकर, उन शब्दों का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है।
जैसे विद्यार्थी एक शब्द है जवाहरलाल नेहरू, तो इसकी जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू को शॉर्ट में लिख लो जयला ने, लिख लिया। जैसे एक शब्द होता है संवत, तो आप संवत को इस प्रकार लिख सकते हैं, संवत। जैसे दिनांक शब्द होता है, दिनांक को ऐसे लिख सकते हो आप। ये गोला लगाना है, बिल्कुल ऐसे बिंदी मत लगाना, मतलब यूं बिंदी नहीं लगानी है अपने को ना, इसको गोल रखना, थोड़ा सा गैप रखना, मतलब गोलाई में। जैसे पंडित होता है, क्या होता है, तुम इस पंडित को ऐसे लिख सकते हैं। एक पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, क्या लिख सकते हैं इसको, भा ज पा। अब ये जबरदस्ती भाजपा यूं लिखते हैं, वो गलत है, ये क्या है, गलत। ऐसा लिखना चाहिए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। लिखो एम ए, एम ए बी ए, लिख सकते हैं ना इसे, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, लागू चिन्ह। अगला लिखो लोभ सूचक चिन्ह, लोभ सूचक, इसमें है क्या लोभ सूचक कहीं पे, लोभ सूचक। डॉट, कई बार करते हैं डॉट 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 छोड़ दो, है ना, कई लोग ऐसे डॉट डॉट की जगह ये छोड़ते हैं। लिखो जब वाक्य, ये चिन्ह बना लेना पहले, तो इसके दोनों ही बना लेना। जब वाक्य ऑब्लिक अनुच्छेद, एक वाक्यांश होता है ना पूरा, अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर, मैं कुछ अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग, अंश का मतलब क्या होता है, ब्रेक में लिख सकते हो आप, हिस्सा या भाग, अंश छोड़कर लिखना होता है, लिखना होता है, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखो विद्यार्थियों, तुम मान जाओ, तुम मान जाओ, वरना, तुम मान जाओ, वरना, डॉट 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 छोड़ दो, फुल स्टॉप लगा दो। लिख लिया। कई बार आपने ऐसा पद्यांश देखा होगा जिसमें ऐसे बीच में छूटा हुआ रहता है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ छूटा हुआ है यहाँ पर, तो लिख लो एक ही तो असीम उल्लास है, विश्व में पाता विविध भास है, और फिर ये कुछ छूट दिया यहाँ पर, फिर वापस वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास है, काव्य में रस कुसुमों में वास है। लिख लो इसको भी। अभी ये जो क्रॉस क्रॉस लिखा ना आपने, इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ छोड़ा है, नहीं समझे हो क्या, फिर लिखो ना, फिर क्या दिक्कत हो रही है, मैं कौन सा आपको दोहे पढ़ा रहा हूँ जो आप टेंशन में, आगे सर ने क्या लिख दिया। बस हमें चिन्ह का पता होना चाहिए कि भाई इस प्रकार का चिन्ह भी होता है। अब देखो मैं थोड़ी सी मदद आपकी ये कर देता हूँ, आपने देखा होगा कुछ गद्य शैली में लिखे जाते हैं, कुछ पद्य शैली में लिखे जाते हैं, कुछ गद्यांश होते हैं, कुछ पद्यांश होते हैं।
और ये जो चिन्ह लिखा आपने, कहाँ गए वो चिन्ह, ये चिन्ह होते हैं। तो ये चिन्ह का प्रयोग तो करते हैं हम गद्यांश में, किसमें करते हैं, गद्यांश में प्रयोग करते हैं, और ये करते हैं पद्यांश में। जब पद्य का कोई भाग छोड़ दिया जाता है तो किसी भाग का लोप हो जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं, और जब गद्य का कोई भाग छोड़ देते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, इसका। अब जैसे तुम मान जाओ वरना, ये गद्यांश है और फिर कुछ छोड़ दिया, और ये जो दूसरा लिखाया है ये पद्यांश लिखाया है, ये दोहा टाइप में जो लिख रखा आपने ये पद्यांश है। अब वैसे देखो इसमें लिखा भी रखा मैंने, ये चिन्ह गद्यांश के लोप के लिए किया जाता है और ये चिन्ह का प्रयोग पद्यांश के लोप के लिए किया जाता है। समझ गए, दोहा जरूर लिख लेना, ये दोहरा। लिख लिया क्या, नहीं लिखा आलस कर गए, बहन जी लिखे ना, हाँ। अरे ऐसे थोड़ी लिखना था, ऐसे लिखना था। चलो कोई बात नहीं, अब लिखो। इसने कुछ ज्यादा ही छोड़ दिया, तभी तो दुख पा रही है अभी। लिखो विवरण चिन्ह, कटेगी और विवरण चिन्ह है क्या इसमें, ये रहा। देखो एक तो इसमें आपने निर्देशक चिन्ह ले लिया, कौन सा ले लिया, निर्देशक। ये रुको रुको रुको, देखो अरे पेन दूसरा देखो विद्यार्थियों, ये तो हो गया आपका विसर्ग, क्या हो गया, विसर्ग। और ये यहां से एक निर्देशक को उठा लिया आपने, ये वाला, ठीक है ना। तो लिखो विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, लिख लिया। लिखो इसके बारे में, चिन्ह बना लेना कैसा है। लिखो किसी विषय का, किसी विषय का विवरण देने के लिए, किसी विषय का विवरण देने के लिए अथवा उसकी व्याख्या करने के लिए, उसकी व्याख्या, ये पढ़ाना करना सब व्याख्या में आता है, ध्यान रखना ना। व्याख्या करना, सॉरी, व्याख्या करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात, अर्थात किसी विषय को समझाने, व्याख्या करके तो समझाते हैं, फिर किसी विषय को समझाने ऑब्लिक कथन को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया, उदाहरण लिखो। गांधी जी ने तीन बातों पर, गांधी जी ने तीन बातों पर बल दिया, बल। अब क्या लगाएंगे, विवरण चिन्ह लगा दो। तीन बातों पर बल दिया, तीन बात कौन कौन सी, सत्ता, नहीं, सत्य, अहिंसा और प्रेम, मतलब इसकी व्याख्या की है मैंने ना। सत्य, अहिंसा
और प्रेम, और फुल स्टॉप लगा देना लास्ट में। हाँ, 3 बंदर याद है। गांधी गांधी जी के 3 बंदर दिखाए जाते हैं छोटी क्लासों में ना। हाँ, लिखो, एक और उदाहरण लिखो। वेद 4 है। वेद कितने? वेद 4 है। अब देखो, इस प्रकार ये चिन्ह लगाना है आपको, फिर विवरण चिन्ह। और 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, कौमा, यजुर्वेद, कौमा, सामवेद और अथर्ववेद। लिख लेना आप चारों ना। कौमा लास्ट वाले में और लगा लेना, एवं लगा लेना ना। संयोजक अव्यय लगा लेना कोई। लिखो, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। और लिखो, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। फिर ये चिन्ह लगाना, व्यक्तिवाचक, कौमा, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, वैसे ये टॉपिक बहुत शानदार है। अगर इसको थोड़ा सा आपको पूरी मतलब व्याकरण आती है ना, उसके बाद में इसको पढ़ते हो तो अच्छी नॉलेज डेवलप हो सकती है आपकी। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, और इस प्रकार का चिन्ह लगा लो, व्यक्तिवाचक, कौमा, जातिवाचक और भाववाचक। और फिर फुल स्टॉप लगाना लास्ट में, वाक्य कंप्लीट करना है। अब देखो, इसे एक वाक्य लिख दिया, फिर वापस इसकी जगह पे ऐसे लगाते हैं ना हम। फिर रमेश, फिर राजेश, है ना। फिर ये जो चिन्ह लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति चिन्ह। कौन सा बोलते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो लिखिएगा आप लोग, ये रहा। कहाँ पुनरुक्ति? ये रहा, लिखो, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। लिखो, जहां पर ये चिन्ह जरूर बना लेना, कैसा होता है ना। चिन्ह तो वैसे ही ऐसा होता है, देखो, ऐसा ऐसा होता है। वो तो हम भी इसको यूं जोड़ के फिर ऐसा बना देते हैं, बार बार लिखने में दिक्कत आती है हमें, इसलिए। लिखो, जहां ऊपर लिखे गए अंश को, अंश का मतलब होता है हिस्सा, भाग। जहां ऊपर लिखे गए अंश को नीचे वाली पंक्ति में, नीचे वाली पंक्ति में यथावत लिखा जाता हो, यथावत लिखा जाता हो, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। श्रीमान राधेश्याम गर्ग, भूपेंद्र यादव, राजेश चौधरी, तो श्रीमान श्रीमान को बार बार नहीं लिख रहे हम, है ना। अग्नि का मतलब क्या होता है? आग होता है। लिखो, बराबर का चिन्ह। तुल्यता या समता सूचक लिखो, तुल्यता या समता सूचक शब्द, नहीं, चिन्ह। तुल्यता या समता सूचक चिन्ह।
लिख लिया? बना लो बराबर का चिन्ह। लिखो किसी शब्द का समान अर्थ, कॉमा, मूल्य, कॉमा, मान का बोध कराने के लिए, समान अर्थ मूल्य मान का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का? तुल्यता या समता सूचक का? जैसे उदाहरण लिखो, अग्नि यानी अग्नि समतुल्य क्या है? आग। एक घंटा यानी 60 मिनट। 60 मिनट बोलो चाहे 1 घंटा बोलो, बात एक ही है। 1 किलो बराबर 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ही होता है ना? फिर एक्सटेंशन में कैसे आ रहे हो? 1000 ग्राम। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, माना कि ये चैप्टर अपना समाप्त हुआ नहीं है, तो ऐसे प्रयोग करते हैं ना इतिश्री, तो अगला चिन्ह लिखो इतिश्री। है इतिश्री, कहाँ इतिश्री लिखा था? कहीं ना कहीं ये रहा इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह। और देखो ये कैसा होता है, मतलब ऐसे करना आपको, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ऐसे। और इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं या तो जैसे आप कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, तो किताब का जो लास्ट पेज होता है ना, उस पर लिखते हो, या प्रत्येक जो अध्याय लिख रहे हैं, चैप्टर लिख रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर के अंत में लिखिएगा। इस चिन्ह का प्रयोग इस चिन्ह का प्रयोग किसी अध्याय ऑब्लिक ग्रंथ की समाप्ति पर किया जाता है। लिख लिया? लिखो विकल्प चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको भाई? इंग्लिश वाले बोलो। हाँ, ओब्लिक चिन्ह को क्या बोलते हैं? ओब्लिक बोलते हैं। लिख लिया आपने? विकल्प चिन्ह। अब विकल्प किसे कहते हैं? जब किसी के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, जब ही नाटक करता है वो। और एग्जाम भी इसलिए नाटक करती है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे विकल्प मिलते हैं आपको, और एक विकल्प को क्या करना पड़ता है? सही करना पड़ता है। अगर सही विकल्प करके आ जाओ तो आप कोई कोई सी भी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। देखो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी बहुत बड़ी होती है, और उसमें ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, और अगर आप उनको हल कर लेते हो, हल से तात्पर्य अगर राइट राइट पकड़ के आ जाते हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड बन जाते हो, गजेटेड अफसर बन जाते हो आप। और वहीं अगर वो घोड़ा गलत हो गए, सही विकल्प का चयन नहीं हुआ, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भाई मैंने सिविल सर्विसेज का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनमें प्री तो आप कर लोगे घोड़े भर भर के, लेकिन मेंस में लिखना पड़ता है विद्यार्थी। तो लिखो आप लोग विकल्प चिन्ह। और ये चिन्ह बना लेना कैसा होता है। देखो जब दो या दो से अधिक में से एक को चुनने का विकल्प होता है, जब दो या दो से अधिक में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
देखो विद्यार्थियों, कवि पुंलिंग है, कवि पुंलिंग है और उसका स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। क्या होता है? कवियत्री। अब बताओ, आपके पास दो विकल्प है ना, इसमें से एक को चूज करना है, तो कौन सा सही है बताओ? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? देखो कवि इस प्रकार लिखते हैं, तो कवि मेल है, तो इसका फीमेल क्या होता है? कवियत्री होता है। तो कवियत्री कौन सा शुद्ध है? फर्स्ट वाले के पक्ष में कौन कौन है? एक, दो, बस दो ही? तो संख्या कम है भाई। नहीं, कवयित्री होता है, कवियत्री नहीं होता है। ये पूर्णतः गलत है, ये शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध में पूछा जा सकता है, लिंग में भी पूछा जा सकता है। तो लिख लो कवियत्री और कवियत्री, और यहां से एक शब्द शुद्धि भी सीख लें आप। देखो विद्यार्थियों, यहां से लिखना मैंने एक पूरा, क्या बोलते हैं उसको, वाक्यांश नहीं बोल, एक पेज मान लो आप, पूरा एक पेज में मुझे कुछ लिखना था और मैं बहुत बड़ा अंश भूल, यहां से लिखा जैसे रमेश, रमेश सुबह, सुबह विद्यालय गया, सुबह सुबह घूमने गया, घूमने गया और फिर उसके बाद में लिखता लिखता डायरेक्ट में पहुंच गया, शाम को 9 बजे वापस आया, और बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ 10 15 20 लाइनों का, उसको मैं भूल गया। अब क्या करूं? बाद में याद आया कि यार वो भी ऐड करना था वहां पर, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना दूंगा। क्या करूंगा? इस टाइप के ऐसे चिन्ह बना दूंगा बीच। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत कुछ छूटा हुआ है, और उस, ये पेज तो भर गया पूरा, मैं अगले पेज में लिख दूंगा उसके बारे में, क्या दिक्कत है? तो इसको क्या बोलते हैं? संकेत चिन्ह। लिखो संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह। और ऐसा चिन्ह बना लो, ये आपको मिलेंगे मोबाइल में, ये मच्छर जैसे, है ना, मतलब स्टार के भी बहुत सारे वो बन जाते हैं। लिख लिया? लिखो, लिखते समय, लिखते समय 3 ही जरूर नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 5 भी हो सकते हैं ना, पर एक आइडिया बैठ जाता है। लिखो लिखते समय यदि बहुत बड़ा अंश, अंश का मतलब होता है हिस्सा या भाग, लिखते समय यदि बहुत बड़ा अंश ब्रैकेट में भाग छूट जाता है, और वहां पर यदि बहुत बड़ा भाग जोड़ना हो, या तो छूट गया हो या जोड़ना हो, बात तो बहुत बराबर ही है, या बहुत बड़ा भाग जोड़ना हो, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। इसका कोई उदाहरण लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसका उदाहरण नहीं बनता सामान्यतः, केवल चिन्ह की पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास अपनी यहीं उप होती है। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।